मेरा बाप मेरे हर ख्वाब की ताबीर पाने के लिए खुद को मिटाता रहा। कभी दफ्तर में ओवरटाइम लगाता तो कभी भूख प्यास भूलकर काम करता। लेकिन मैं अंधी हो चुकी थी। मुझे सिर्फ अपने ब्रांडेड सूट और नए मोबाइल से मतलब था। अब्बा के बदन पर लगे थकान के जख्म मुझे कभी नजर ही नहीं आए। फिर एक दिन मैं अपनी सहेली की पुरताइश गाड़ी में बैठी जा रही थी कि ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकी और सामने का मंजर देखकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मेरे अब्बा वहां। मैं शीशे के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। मेरी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ ऊंचे सपने देखने वालों की आंखों में होती है। मेरा नाम अलीज़ा है और सच तो ये है कि मुझे अपनी इस छोटी सी दुनिया, इस तंग गली के 2 कमरों के मकान और अब्बा की उस मामूली सी क्लर्क की नौकरी से हमेशा चिढ़ रही थी। मेरी एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी और वो अपने घर की हो गई थी। अब घर में सिर्फ मैं थी, अम्मी थी और अब्बा, जो सुबह एक पुरानी सी साइकिल पर फाइलें लाद कर दफ्तर जाते और शाम को थके हारे लौटते। लेकिन मुझे उनकी थकान से क्या लेना देना। मुझे तो वो ब्रांडेड सूट चाहिए थे जो मेरी कॉलेज की सहेलियों के तन पर होते थे। मुझे वो महंगे स्मार्टफोन चाहिए थे जिनकी स्क्रीनें मेरी किस्मत से ज़्यादा रोशन थी। अब्बा, मुझे नया फ़ोन चाहिए, पिछला वाला हैंग होता है, सहेलियों के सामने निकालते हुए शर्म आती है। मैंने एक शाम नाश्ते की मेज़ पर निवाला तोड़ते हुए कहा। अम्मी ने माथे पर त्योरी चढ़ाई। अलीज़ा, होश के नाखून लो। तुम्हारे अब्बा की क्लर्क की तनख्वाह में महीने का राशन मुश्किल से आता है और तुम हो कि आए दिन नई फरमाइशें दाग देती हो। मैंने मुंह बिचकाया। तो मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी जिंदगी इन बोसीदा दीवारों में गुजार दूं? अब्बा, अगर आप नहीं लेकर दे सकते तो साफ मना कर दें। मैं किसी से उम्मीद नहीं रखूंगी। मैं जानती थी ये मेरा सबसे बड़ा हथियार था। अब्बा मेरी उदासी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उन्होंने अपनी ऐनक साफ की। उनकी आंखों के चारों तरफ हल्के और गहरे हो गए थे। वो धीमे से मुस्कुराए। बेटी, परेशान न हो। तुम क्लर्क की बेटी हो तो क्या हुआ? तुम्हारे सपने तो शहजादियों वाले हैं। मैं कुछ इंतजाम करूंगा। अगले 15 दिन अब्बा घर देर से आए। उनके कपड़ों पर गर्द होती थी और चेहरा मुरझाया हुआ। लेकिन मेरी बला से मुझे तो बस अपना फ़ोन चाहिए था। और फिर एक शाम उन्होंने वो डिब्बा मेरे हाथ में थमा दिया। मेरी खुशी का ठिकाना ना था, मगर मैंने ये नहीं पूछा कि अब्बा, ये पैसे कहाँ से आए। कुछ दिन बाद मेरी एक सहेली की बर्थडे पार्टी का जिक्र हुआ। अब्बा, मुझे इस बार मॉल से वो 5,000 वाला डिज़ाइनर सूट लेना है। मैं स्थानीय बाजार के सस्ते कपड़े नहीं पहनूंगी, सब मजाक उड़ाती हैं। अब्बा पहले मुझे करीबी बाजार ले गए। बेटी देखो, यहाँ भी तो अच्छे कपड़े हैं। मैंने वहीं सबके सामने पैर पटक दिए। आपको पता है वहाँ किस क्लास की लड़कियाँ आएंगी? मुझे वहाँ ले चले वरना मैं नहीं जाऊंगी। मजबूर होकर वो मुझे शहर के सबसे बड़े मॉल में ले गए। वहाँ की चकाचौंध देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने एक महंगा रेशमी जोड़ा पसंद किया जिसकी कीमत 5,000 थी। अब्बा ने अपनी जेब टटोली। उनके हाथ शायद खाली थी। उन्होंने दुकानदार से कहा, भाई, ये जोड़ा रख लो, हम कल आकर ले जाएंगे। घर वापसी पर मैंने पूरा रास्ता अब्बा से बात नहीं की। मेरा दिल टूट गया था। मुझे लगा जैसे मेरी गरीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। अम्मी ने फिर टोका, अलीज़ा, उस शख्स का हाल तो देखो। वो तुम्हारी फरमाइशें पूरी करने के लिए अपनी जान मार रहा है और तुम हो कि शुक्रगुजारी का एक लफ्ज़ ज़बान पर नहीं लाती। शुक्रगुजारी किस बात की? मैंने तल्खी से जवाब दिया। बाप का फ़र्ज़ होता है बच्चों की खुशियाँ पूरी करना। अगर नहीं कर सकते थे तो पैदा क्यों किया? अम्मी ने तड़प कर मुझे देखा। शायद मेरा लहजा उनके दिल में नश्तर की तरह चुभा था। लेकिन मैं उस वक्त अहंकार के उस मुकाम पर थी जहां मुझे सिर्फ अपनी ज़ात नज़र आ रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो 5,000 रुपये जमा करने के लिए मेरा बूढ़ा बाप क्या करने वाला है। कॉलेज की कैंटीन में बैठी मैं अपनी सहेलियों के बीच खुद को किसी शहजादी से कम नहीं समझ रही थी। हालांकि ये महज एक वहम था। मेरी सहेलियां वो थीं जिनके पास बड़ी गाड़ियां थीं और जिनके बाप बिजनेसमैन थे। मैंने उनके सामने हमेशा अपना एक फर्जी मयार बनाकर रखा था। मैं कभी उन्हें अपने घर नहीं लेकर गई थी और ना ही कभी अब्बा का जिक्र किया था, सिवाय इसके कि वो एक सरकारी अफसर हैं। झूठ बोलना मेरी आदत बन चुका था, क्योंकि सच बताने से मेरी अना को ठेस पहुंचती थी। सूट वाली बात के अगले 2 दिन अब्बा घर में बहुत कम दिखाई दिए।
वो सुबह सवेरे निकल जाते और रात गए जब लौटते तो उनके कंधे झुके होते थे। अम्मी अब्बा को देखकर कुढ़ती रहती, आप पागल हो गए हैं, इस उम्र में इतना बोझ क्यों उठा रहे हैं। मैंने किचन से अम्मी की सरगोशी सुनी, कुछ नहीं होता बेगम, बस कुछ दिन की बात है। अलीज़ा का दिल नहीं टूटना चाहिए, उसकी पार्टी है, वो उदास अच्छी नहीं लगती। अब्बा की आवाज़ थकी हुई थी मगर उसमें एक अजीब सा अज़्म था। अगले दिन शाम को अब्बा घर आए तो उनके हाथ में एक शॉपिंग बैग था। मैं लपक कर वहां पहुंची। अब्बा, ले आया आप मेरा सूट? उन्होंने मुस्कुराकर बैग मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने जल्दी से पैकेट खोला, लेकिन ये क्या? रंग तो वही था जो मैंने मॉल में पसंद किया था, मगर डिज़ाइन और कपड़े की क्वालिटी वो नहीं थी। ये किसी लोकल मार्केट की नकल लग रही थी। ये क्या है अब्बा? ये वो सूट नहीं है जो मैंने मॉल में देखा था। मेरा पारा चढ़ गया। बेटी, वो सूट वहां खत्म हो गया था। मैंने बड़ी मुश्किल से वैसा ही ढूंढा है। देखो तो कितना प्यारा लग रहा है। अब्बा ने सफाई देने की कोशिश की मगर उनकी आवाज कांप रही थी। सच तो ये था कि अब्बा 5,000 जमा नहीं कर पाई थी। उन्होंने दिन भर क्लर्क की नौकरी की और शाम को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें उठाने का काम शुरू किया था ताकि कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सके। मगर वक्त कम था और रकम पूरी ना हो सकी। पार्टी वाले दिन जब मैंने वो सूट पहना और अपनी सहेलियों के पास पहुंची तो सबा ने एकदम टोका, अलीज़ा, तुम तो कह रही थी तुमने एम्पोरियम मॉल से ब्रांडेड सूट लेना है। ये तो किसी लोकल बाजार की कॉपी लग रहा है। देखो, इसकी कढ़ाई भी उखड़ रही है। मेरा चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। मैंने हंसते हुए बात टालने की कोशिश की, अरे नहीं, वो असल में रश बहुत था तो मैंने जल्दी में यही उठा लिया। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे अब्बा पर इतना गुस्सा आ रहा था कि जी चाह रहा था अभी जाकर उनसे लड़ूं। उन्होंने सबके सामने मेरी इज्जत खाक में मिला दी थी। घर पहुंचते ही मैंने वो सूट उतारकर बेड पर फेंका और चीखने लगी, आपने मेरी नाक कटवा दी अब्बा। अगर पैसे नहीं थे तो कह देते, झूठा दिलासा क्यों दिया? मेरी सहेलियों ने मेरा मजाक उड़ाया है। अम्मी दौड़ी हुई आईं, जबान को लगाम दो अलीज़ा, तुम्हें पता है ये सूट लाने के लिए तुम्हारे अब्बा ने क्या किया है? वो बूढ़ा आदमी अपनी हड्डियां पिसवा रहा है और तुम? मुझे नहीं जानना, मैंने बीच में बात काटी। अगर वो मुझे एक अच्छा सूट नहीं दे सकते तो वो कैसे बाप हैं? अब्बा सहन में एक स्टूल पर बैठे खामोशी से मेरी बातें सुन रहे थे। उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा, बस अपनी मैली ऐनक उतारी और उसे कमीज के दामन से साफ करने लगे। उनकी खामोशी मुझे और चिढ़ा रही थी। अगले दिन कॉलेज में मेरी एक सहेली ने कहा कि उसे अपने किसी काम से एक सरकारी दफ्तर जाना है। अलीज़ा, तुम भी साथ चलो ना, तुम्हारे अब्बा भी तो वहीं कहीं अफसर हैं, शायद काम जल्दी हो जाए। मेरा दिल धक से रह गया। मैं मना न कर सकी और उसके साथ उसके पापा की बड़ी गाड़ी में बैठकर उस दफ्तर पहुंच गई जहां अब्बा काम करते थे। हम जैसे ही बरामदे में दाखिल हुए, सामने ही एक छोटी सी मेज लगी थी जिस पर पुरानी फाइलों का ढेर था। वहां एक शख्स गर्द आलूद कपड़ों में झुका हुआ कुछ लिख रहा था। वो अब्बा थे। उनकी ऐनक का एक शीशा टूटा हुआ था जिस पर उन्होंने टेप लगा रखी थी। वो किसी अफसर की तरह नहीं बल्कि एक मामूली दर्जे के क्लर्क लग रहे थे जिन्हें हर आने जाने वाला झिड़क रहा था। मेरी सहेली ने हैरत से पूछा, अलीज़ा, वो देखो, वो आदमी तुम्हारे घर वाले फ़ोन जैसा ही फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है जो तुम लाई थी। क्या ये तुम्हारे कोई जानने वाले हैं? मैंने एक लम्हे के लिए अब्बा की तरफ देखा। उन्होंने सर उठाया और मुझे देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। वो मुस्कुराए और पुकारने ही वाले थे, अलीज़ा बेटी, तुम यहाँ? मगर इससे पहले कि वो कुछ कहते, मैंने नज़रें फेरी लीं और तेज़ी से कदम बढ़ा दिए। नहीं, मैं नहीं जानती ये कौन है, शायद कोई गरीब मुलाजिम होगा। चलो यहाँ से, बहुत बू आ रही है इस जगह से। मैं वहाँ से भाग निकली, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि मेरे उन अल्फाज ने उस बाप के दिल पर क्या जख्म लगाया होगा जो अपनी बेटी की एक मुस्कुराहट के लिए दिन रात एक कर रहा था। दफ्तर से भागने के बाद मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सहेली के सामने तो मैंने अपनी इज्जत बचा ली थी, लेकिन अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। घर पहुंची तो अब्बा अभी तक वापस नहीं आए थे। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई, मगर अब्बा की वो मुस्कुराहट जो मेरे इनकार पर एकदम बुझ गई थी, मेरी आंखों के सामने बार बार घूम रही थी। शाम को जब अब्बा घर आए
तो उनके चेहरे पर वो गुस्सा नहीं था जिसकी मैं उम्मीद कर रही थी, बल्कि एक गहरी खामोशी और उदासी थी। रात के खाने पर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, बस इतना कहा, अलीज़ा बेटी, अगर तुम्हें वहाँ बुरा लगा तो माफ़ करना। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारी सहेलियाँ भी साथ होंगी। उनकी इस आजिज़ी ने मुझे शर्मिंदा करने के बजाय और ज़्यादा उकसा दिया। अब्बा, आपको पता है मेरी क्या पोजीशन है कॉलेज में? अगर उन्हें पता चल जाता कि आप एक मामूली क्लर्क हैं तो मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल न रहती। प्लीज़ आइंदा मेरे सामने मत आइएगा जब मैं बाहर हूँ। अम्मी ने पास खड़े ये सब सुना तो उनका सब्र जवाब दे गया। बस कर दो अलीज़ा, तुम अंधी हो चुकी हो। तुम्हें नज़र नहीं आता कि ये शख्स तुम्हारी खातिर घुल रहा है? तुम्हें वो नया जोड़ा चाहिए था ना? तुम्हें पता है वो 5,000 कहाँ से आए? ये रोज़ाना दफ्तर के बाद एक ऐसी जगह जाते हैं जहां तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं कि कोई सफ़ेद पोश जा सकता है। अम्मी बस करें वही पुरानी बातें। मैंने कानों पर हाथ रख लिए और अपने कमरे में चली गई। अगले 2-3 दिन मैंने अब्बा से बात नहीं की। एक दोपहर मेरी वही सहेली सबा अपनी नई गाड़ी में मुझे पिक करने आई। अलीज़ा, चलो आज ज़रा शहर के उस पार चलते हैं, वहाँ एक नई कैफ़े खुली है। हम बातों में मग्न गाड़ी में जा रहे थे कि एक ज़ेरे तामीर इमारत के पास ट्रैफिक जाम हो गया। गाड़ी एक ऐसी जगह रुकी जहां ईंटों के ढेर लगे हुए थे। तपती दोपहर थी, सूरज सवा नीज़े पर था और गर्म हवा के थपेड़े चल रहे थे। मेरी नज़र अचानक एक मजदूर पर पड़ी जो कमर झुकाए सर पर ईंटों का जाला रखे संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। उसके कपड़े पसीने से तर थे और गर्दो गुबार ने उसका चेहरा पहचानना मुश्किल कर दिया था। वो मजदूर लड़खड़ाया, उसकी टांगें कांप रही थी। जैसे ही उसने सर से बोझ उतारने के लिए नीचे झुका, उसकी ऐनक जमीन पर गिर गई। उसने झुककर ऐनक उठाई और उसे अपनी मैली कमीज के दामन से साफ करने लगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे अब्बा करते थे। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। ये तो अब्बा है। हाँ, वो मेरे अब्बा ही थे, एक सफ़ेद पोश क्लर्क जो इस उम्र में महज इसलिए ईंटें ढो रहा था कि उसकी बेटी को किसी मॉल से महंगा जोड़ा खरीद कर दे सके। उनका सांस फूला हुआ था, चेहरा धूप से झुलस कर काला पड़ चुका था और वो बार बार अपने सर को पकड़ रहे थे जैसे उन्हें चक्कर आ रहे हों। सबा ने मेरी तरफ देखा। क्या हुआ अलीज़ा, कहाँ देख रही हो? मैंने जल्दी से रुख मोड़ लिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, मगर वो एहसासे नदामत के नहीं थे, बल्कि एक खौफनाक एहसास के थे कि अगर सबा ने देख लिया तो क्या होगा। कुछ नहीं, बस धूप बहुत तेज़ है। ने घर आई तो मेरा जहन माऊफ था। मैंने देखा कि अब्बा के कमरे में उनकी पुरानी कमीज लटक रही थी जिस पर सीमेंट के दाग थे। मुझे अब समझ आ रहा था कि उनके हाथों पर छाले क्यों पड़ते हैं, वो रात को देर से क्यों आते हैं और उनकी भूख क्यों खत्म हो गई है। लेकिन मेरी अना अभी भी मुझे ये तस्लीम करने नहीं दे रही थी कि मैं गलत हूँ। मैंने सोचा, अगर वो मुझे बता देते तो मैं शायद रुक जाती। उन्होंने छुपाया क्यों? ये दरअसल मेरा अपने ज़मीर को दिया जाने वाला एक झूठा दिलासा था। कुछ दिन गुजर गए। अब्बा की तबीयत रोज़ बरोज़ बिगड़ रही थी, मगर वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक दिन अब्बा मामूल से बहुत पहले घर आ गए, बल्कि उन्हें 2 लोग सहारा देकर घर ला रहे थे। क्या हुआ, खैर तो है? अम्मी चीखती हुई बाहर निकली। बहन जी, बाबूजी काम के दौरान बेहोश हो गए थे। ईंटों का बोझ उठाते हुए उन्हें चक्कर आ गया और सारी ईंटें उनके ऊपर और पांव पर गिर गईं, लाने वाले शख्स ने बताया। अब्बा का पांव बुरी तरह जख्मी था और उनके सर पर भी चोट आई थी। वो नीम बेहोशी की हालत में कराह रहे थे। उनके फटे हुए जूतों से खून रिस रहा था, वो जूते जो उन्होंने पिछले 3 साल से नहीं बदले थे क्योंकि उन्हें मेरे लिए नया ब्रांडेड मोबाइल खरीदना था। अम्मी ज़ारो कतार रोने लगी। देख लिया लीज़ा, देख लिया अपना शौक। इस शख्स ने अपनी हड्डियां तुड़वा लीं तुम्हारी नुमाइश की खातिर। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब देख रही थी। मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए थे। वो बाप जो थक कर भी मुस्कुराता था, आज एक बेजान लकड़ी की तरह चारपाई पर पड़ा था। मुझे वो मंजर याद आया जब मैंने दफ्तर में उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। क्या मैं वाकई इतनी संदिल हूँ? उस छोटे से कमरे में घुटन और उदासी का राज था। अब्बा चारपाई पर लेटे थे, उनके पांव पर बंधी पट्टी से खून के धब्बे साफ नजर आ रहे थे। वो नीम बेहोशी में भी बड़बड़ा रहे थे। अलीज़ा बेटी, वो जोड़ा सूट ठीक है ना?
उनके ये अल्फाज मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। अम्मी ने मुझे बाजू से पकड़कर अब्बा की चारपाई के करीब झटका दिया। अब देखो इसे, जिस बाप को तुमने सहेलियों के सामने पहचानने से इनकार कर दिया था, उसका हर जख्म तुम्हारी फरमाइशों का निशान है। ये जो सर पर चोट लगी है ना, ये उन ईंटों की है जो उसने तुम्हारे उस आला मयार को बरकरार रखने के लिए उठाई थी। बोलो, अब क्यों चुप हो? मैं कुछ न बोल सकी। मेरे अंदर का वो घमंड, वो अना जो शीशे की दीवार की तरह मजबूत लगती थी, अब चकनाचूर हो चुकी थी। मैंने अपनी अलमारी की तरफ देखा जहां वो लोकल डिज़ाइनर सूट टंगा हुआ था जिस पर मैंने अब्बा को जलील किया था। आज वो जोड़ा मुझे किसी कफन की तरह महसूस हो रहा था। कई दिन गुजर गए। अब्बा की हालत संभल नहीं रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि अंदरूनी चोटों और हद से ज्यादा थकान ने उनके जिस्म को निढाल कर दिया है। कॉलेज जाना तो दूर, अब मुझे आईना देखने से भी डर लगता था। आईने में मुझे एक ऐसी लड़की नजर आती थी जिसने अपनी झूठी शान के लिए अपने बाप की हड्डियां दांव पर लगा दी थी। एक रात जब अम्मी थक कर किचन में सो गई थी, मैं अब्बा के पास जाकर बैठ गई। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और अब्बा की आंखें खुली थीं। वो छत को ताक रहे थे। मैंने धीरे से उनका हाथ थामा। उनकी हथेलियां इस कदर खुरदुरी हो चुकी थीं जैसे रेगमाल हों। वो नरम हाथ जिनसे वो कभी बचपन में मेरी उंगलियां थामकर मुझे चलना सिखाते थे, अब मजदूरी की सख्त मशक्कत से फट चुके थे। अब्बा, मेरी आवाज़ भर्रा गई। उन्होंने गर्दन मोड़ी और मुझे देखकर निहायत कमज़ोर सी मुस्कान उनके होठों पर आ गई। अलीज़ा बेटी, तुम सोई नहीं? तुम्हें कुछ चाहिए? मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं दराज में। नहीं अब्बा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं उनके सीने पर सिर रखकर फूट पड़ी। मुझे माफ़ कर दें अब्बा, मैं बहुत अंधी हो गई थी। मैंने आपके पसीने की कद्र नहीं की। मैंने आपके प्यार को अपनी अना की भेंट चढ़ा दिया। मैं कितनी बदनसीब हूँ कि मैंने आपको सबके सामने अपना बाप मानने से इनकार कर दिया, जबकि आपने मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। अब्बा ने कांपते हुए हाथों से मेरे सिर पर हाथ रखा। पागल बेटी, बाप कभी बच्चों से नाराज नहीं होता। मैं तो बस ये चाहता था कि मेरी बेटी किसी के सामने कमतरी महसूस ना करे। मैं तो क्लर्क था, पर मैं तुम्हें मलिका बनाकर रखना चाहता था। उनकी इस बात ने मेरा कलेजा चीर दिया। मैंने उसी वक्त फैसला किया कि अब मुझे वो झूठी दुनिया नहीं चाहिए। अगले दिन मैंने अपना वो नया मोबाइल और तमाम महंगे कपड़े निकाले और उन्हें बेचने का फैसला किया। उन पैसों से मैंने अब्बा की दवाइयाँ ली और घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीदा। जब मैं कॉलेज गई तो मैंने सबा और दूसरी सहेलियों को अपने पास बुलाया। तुम लोग पूछती थी ना कि मेरे अब्बा क्या करते हैं? मेरी आवाज़ में अब कोई लर्जिश नहीं थी। वो सामने वाले दफ्तर में एक क्लर्क हैं और वो शाम को मजदूरी भी करते हैं, और मुझे फ़ख्र है कि मैं उस अजीम इंसान की बेटी हूँ जो मेरे लिए पत्थरों से भी रोज़ी निकाल लेता है। सबा और बाकी लड़कियां खामोश रह गईं। शायद उन्हें मेरी सच्चाई की उम्मीद नहीं थी। कुछ ने मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की, मगर अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने उनसे दोस्ती ख़त्म कर दी क्योंकि अब मेरे पास एक सच्ची दोस्ती थी, अपने अब्बा की। कुछ हफ्तों बाद अब्बा चलने फिरने के काबिल हो गए। अब मैं उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती हूँ। मैंने कॉलेज के बाद ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि उन पर बोझ कम हो सके। अब जब वो शाम को पुरानी साइकिल पर घर आते हैं तो मैं दौड़कर उनके लिए पानी लेकर जाती हूँ और उनके पसीने से खुशबू आती है, वो खुशबू जो सिर्फ हलाल रोज़ी और सच्ची मोहब्बत में होती है। हमारी फैमिली अब भी वही मिडिल क्लास है, लेकिन अब हमारे घर में कांच की दीवारें नहीं हैं जो टूट जाएं, बल्कि एहसास की वो मजबूत बुनियाद है जो किसी भी तूफान का मुकाबला कर सकती है। मैंने सीख लिया है कि ब्रांडेड कपड़ों से इंसान बड़ा नहीं होता। इंसान अपने बाप की इज्जत और उसकी मेहनत की कद्र करने से बड़ा होता है।